Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. This is me Kashif Malik and I am here with another dawn review of 14th December 2023. तो आज की न्यूज़पेपर में हम देखेंगे which news is important and which is not so that you may better prepare your current affairs and gather data for your essay. तो अभी हम लोग फ्रंट पेज पर हैं और फ्रंट पेज पर देखेंगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जी। तो पहली न्यूज़ जो है वो है कि फॉरेन ऑफिस अर्जेस काबुल टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द अटैक्स जो भी ये डीआई खान में हुआ है रिसेंटली 12 दिसंबर को डीआई खान का जो एरिया है वहाँ पर अटैक हुआ है टेररिस्ट्स की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गया है एंड पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंड दिया गया है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो इसको कंसीडर करे और इसको देखे कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं बिकॉज़ यू नो कि जितने भी अटैक्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं लॉन्चिंग पैड इज़ ऑलवेज़ अफ़गानिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मस्ट से। तो अभी जो ये है 23 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स जो हैं दे वर मार्टर्ड इन 12 दिसंबर अटैक। और एक चीज़ ये इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देयर इज़ अ न्यू बैंड आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ तहरीक जिहाद पाकिस्तान एंड दे हैव मेड एन अलायंस विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इनका जो अलायंस है दिस अलायंस इज़ गोइंग टू हैव डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द रीजन और इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसा मैंने पहले बताया जनरेट कर सकता है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर वो ये है कि इनका एक कलेक्टिव जो अलायंस है वो है जो कि अलकायदा और आईएसआईएस का भी अमेलगमेशन कहलाया जा सकता है। सो दिस इज़ समथिंग रियली डेंजरस। इसलिए पाकिस्तान के कंसर्न जो हैं वो इसके बारे में बहुत हाई हैं। जो पाकिस्तान का स्टांस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि इसको डीप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके दैट हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज अटैक्स। तो ये एक न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम फ्रंट पेज पर ही हैं और इसमें एज सच जो है डेडलाइन एक्सटेंडेड फॉर अफ़गान रेफ्यूजीज़। ये जो इनका ट्रांजिट अभी जो इनका रेफ्यूजीज़ का चल रहा है क्राइसिस क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान रिलोकेट कर रहा है रेफ्यूजीज़ को बैक टू अफ़गानिस्तान और उसकी जो डेडलाइन थी उसमें एक्सटेंड किया गया है उसको टिल 29 फरवरी और जो फ़ाइन है वो $400 कर दिया गया है जो कि जिनके पास अफ़गान नेशनैलिटी है एंड स्टिल दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान तो उनके लिए जो फ़ाइन है दैट इज़ नाउ $400 और जो एक्सटेंडेड डेट है फॉर रिलोकेशन दैट इज़ 29 फरवरी और इनको इस डेट तक जो है वो लीव करना होगा फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारा फ्रंट पेज था। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में भी एज सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स जस्ट मूव टू गाज़ा के पर्सपेक्टिव में देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो गाज़ा का जो इशू है गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें देयर इज़ नथिंग एज सच हैपेंड। हाउएवर हेल्थ क्राइसिस जो हैं और हेल्थ डिज़ास्टर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और ये एक वार्निंग भी दी गई है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस रीजन में बिकॉज़ यू नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड। तो उस वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं और फिर आपको पता है सैनिटेशन का कोई सेटअप नहीं है एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग अटैक्ड बाय आईडीएफ जो कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से। सो ये सारा इशू जो है वो अभी गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहा है। और 1948 का जैसे मैंने आपको बताया था कि पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद का ये जो नकबा है दिस इज़ द वर्स्ट and the longest nakba that is going on and we are just hoping for the best कि चीज़ें जो हैं वो उनका आउटकम सही आए। सो दिस वॉज़ अबाउट गाज़ा। और अब पाकिस्तान के उसमें देख लेते हैं कि क्या जो है इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में ये अभी इट्स जस्ट अ न्यूज़ दिस इज़ नॉट एज सच समथिंग विच यू नीड टू रीड बट अब गाज़ा में मैंने आपको जो हेल्थ का जस्ट बताया है दैट इज़ इनफ टू प्रिपेयर। और अब पाकिस्तान वाले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की डिस्कशन में हमेशा हमारे पास कुछ भी सच प्रोडक्टिव नहीं हो रहा आजकल। सो इस पेज को हम लोग स्किप करेंगे और अब हम लोग देखेंगे ओपिनियन पेज पर। तो डॉन का आज का ओपिनियन पेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
when it comes to opinion development as far as your exam is concerned, तो आपको आज का पेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो एक आर्टिकल है बीइंग एट द मून, ये भी अच्छा है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, न्यू क्लाइमेट फाइनेंसेस के ऊपर, और इसकी अब हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये आर्टिकल अली तौकीर शेख ने लिखा है, और इस आर्टिकल के अंदर क्या डिस्कशन जो है वो की गई है वो ये है कि COP28 जो है, जो अभी रिसेंटली UAE में हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, जिसमें लॉस एंड डैमेज फ़ंड की बात की गई, ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड की बात की गई और डिफरेंट चीज़ों की बात की गई। बट पाकिस्तान जैसा जो कंट्री है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए आगे फर्दर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या क्या आउटकम्स हैं जो पाकिस्तान इससे ले सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये बाकू में COP29 जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये MCQs व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि COP28 कहाँ हुआ, वो UAE में हुआ, और COP29 जो है वो कहाँ होगा, इट विल बी इन बाकू। तो ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर क्या डिस्कशन की गई है वो ये है कि जो टोटल प्लेजेस थे अमाउंटेड टू ओवर $57 बिलियन इन द फर्स्ट 4 days ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये जो कोप है ये उसकी बात हो रही है, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया कि 725 मिलियंस जो हैं वो डिस्कस किए गए कि वो रखे जाएंगे लॉस एंड डैमेज फ़ंड के लिए। फिर इसके अलावा जो ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड है उसके लिए $3.5 बिलियन हैं, हेल्थ के लिए $2.7 बिलियन हैं, $2.6 बिलियन फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड $2.5 बिलियन फॉर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और $1.2 बिलियन फॉर रिलीफ रिकवरी एंड पीस, मतलब जो डेवेस्टेशंस और फ्लड्स और डिज़ास्टर्स के बाद जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीज़ों को रिकवर करना होता है उनके लिए, एंड $1.2 बिलियन टू रिड्यूस मीथेन इमिशंस, और 568 मिलियन टू encourage investment in clean energy manufacturing and 467 million for urban climate action। ये काफ़ी important facts and figures हैं, और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये सभी concerns पाकिस्तान को हैं और इन सभी पर पाकिस्तान को भी काम करना पड़ेगा। अब इस आर्टिकल के अंदर मेन क्रक्स क्या है कि कैन पाकिस्तान डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू मेक क्लाइमेट फंड्स एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। तो ये क्वेश्चन बेसिक है राइटर का, और इसके ऊपर उन्होंने बात की है। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान जो है और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्लेजेस हैं, अगर ये लोन्स हैं तो फिर एक डेट सर्कल हो और एक डेट क्राइसिस हो जिसके अंदर ये कंट्रीज़ दोबारा से फंस जाएं। तो इसके ऊपर डिस्कशन बेसिक जो है वो की गई है इस आर्टिकल के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले रिव्यू में बताया था कि UAE और बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, उन्होंने 100 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दिए हैं फॉर हेल्थ रिलेटेड रिस्क्स। क्योंकि एक पिछले दिनों आर्टिकल नहीं था, इट वाज जस्ट अ न्यूज़ के हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को भी इस दफ़ा के COP28 में डिस्कस किया गया है। तो दिस हैज़ समथिंग यूनिक, जिसने COP28 को यूनिक भी बनाया है। और बेसिकली पाकिस्तान के लिए अब क्या है कि पाकिस्तान को इन 4 चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर काफ़ी क्लोज एग्जामिनेशन पाकिस्तान डिज़र्व करता है। उसमें पहला क्या है कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने एक अनाउंस किया है कि वो जो फ्रेमवर्क होगा या फिर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी प्लेजेस हैं या जो कुछ भी है, उनमें जो डेट सर्विस है उसका जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करना होगा वो स्टॉप हो जाएगा इफ़ देयर कम्स एन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रैम्पेंट हैं ये चीज़ें, तो ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा सेकेंडली इसके अंदर ये बात डिस्कस की गई है कि पाकिस्तान जो है वो जॉइंट प्रोग्राम्स के थ्रू अपना जो सेक्टर है फाइनेंस का उसको इंक्रीज़ कर सकता है, और इसके अलावा इन्हेंस कर सकता है, और इट कैन इंक्रीज़ फंडिंग फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन। और थर्ड जो है वो यही है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं प्राइवेट, उनको भी जो है कॉपरेशन और उनके साथ भी कॉपरेशन किया जाएगा। तो इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं आउटसाइड
ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनकी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो होगी और इस तरीके से पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। और फोर्थ जो है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ऑल्दो पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट बट पाकिस्तान शुड स्ट्राइव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसमें यह है कि वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फॉर मीथेन गैस एमिशन की रिडक्शन के लिए, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। इसका पार्ट नहीं है बट पाकिस्तान इज़ स्ट्राइविंग फॉर मीथेन रिडक्शन बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 10 कंट्रीज़ हु आर कंसीडर्ड एज टॉप मीथेन एमिटर्स। और पाकिस्तान को इस लिस्ट में आने के लिए, वर्ल्ड बैंक की इस प्रायोरिटी लिस्ट में आने के लिए कुछ प्रोएक्टिवली ख़ुद को एंगेज करना होगा। सो बेसिक अब क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैन पाकिस्तान जो है डू a kind of coherent strategy in order to make climate funds agents of change or transformation in the country। तो इसमें इसका आंसर यही है कि पाकिस्तान is presently not an effective destination for foreign direct investment and faces it is essential for us to leverage a diversity of funds, particularly by mobilizing domestic private sector financing. The State Bank of Pakistan needs to take the lead in the coming years and remove 5 barriers to green finance। ये 5 बैरियर्स जो हैं इनके ऊपर काम करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन और अपना एक एमिनेंट पर्सपेक्टिव पेश कर सकता है। उसमें पहला है डेवलप ग्रीन टेक्सोनॉमी, देन यूज़ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर स्ट्रेटजीज, देन प्रमोट फाइनेंशियल मार्केट्स, देन डिज़ाइन इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स एंड फिफ्थ वन इज़ फैसिलिटेट कोऑपरेशन इन ग्रीन फाइनेंस। अगर पाकिस्तान ये सब करता है तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा इस क्लाइमेट फाइनेंस को अचीव करने में, जब तक के COP29 नहीं आ जाता। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बीइंग एट द मून। इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज समहाउ इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इसके अंदर ये बताया है, राइटर ने स्टार्ट इसका इस तरीके से लिया है कि न्यू ईयर जो है करंट के लिए इन्वेंट किया गया है, इसमें पिछले साल की अगर हम बात करें तो काफी हॉरिबल रहा है। वी टॉक अबाउट द कमिंग ईयर, 4 इलेक्शंस का काफी ज़्यादा लोगों के रेजोल्यूशंस होते हैं, और अगर हम ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2020 का जो साल रहा है वो एक बहुत ही हॉरिबल और एक डेवस्टेटिंग ईयर रहा है, और उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक chaotic सिचुएशन डेवलप होती रही है एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। हाउएवर द ईयर हैज इज अबाउट टू कम टू एन एंड, और लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं। और इसमें एक एडोल्फ हिटलर की कोटेशन है कि आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर इंटेंसिव अटैक्स, दोबारा से व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं तो दैट इज समथिंग रियली this is something that is still going on all across the globe, और इसके ऊपर हमें काउंटर करना है इन चीज़ों को। प्रेसिडेंट हो जाएंगे बेसिकली इसके अंदर राइटर ने और कुछ चीज़ें आने वाले साल में राइवल्स कह रहे हैं कि 80% चांसेस हैं ग्लोबल जो सिनेरियो है, ग्लोबल पीस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, फिर पाकिस्तान की बात मैनेज करेंगे। इसमें 4 इलेक्शंस का जिक्र किया है करेगा कि 4 इलेक्शंस जो हैं वो इन द कमिंग ईयर होने जा रहे हैं, और दोज इलेक्शन जो ग्लोबल चेस बोर्ड है उस पर फेट ऑफ द ग्लोबल जो है वो रहेगा, पीस एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट बीइंग एट द मून। उसमें पहला इलेक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्शन है जो कि होने जा रहा है इन द कमिंग ईयर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जो है काफी हाई है अबाउट कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान है। बेसिकली इन्होंने जब अल्जीरिया की कॉलोनाइजेशन हुई थी तो फ्रांस फैनन जो हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन की थी, उनकी राइटिंग्स भी हैं, और इसी तरह से राइटर ने इसके अंदर यही डिस्कशन की है कि जब गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ बेसिकली डिपिक्टिंग पैलेस्टीनियंस स्ट्रिप्ड मैन। अभी रिसेंटली आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो IDF की तरफ से पब्लिश की जाती हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जिसके अंदर वो कुछ लोग हैं जो कि नेकेड हैं और उनकी वीडियोस और पिक्चर्स और उनकी लाइव कवरेज जो है वो की जा रही है, विच इज़ रियली इंसल्टिंग एंड हार्ट रेंचिंग, और किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के वो अगेंस्ट है। बेसिकली राइटर ने इसके अंदर ये बात की है कि कॉलोनियलिज्म इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी ऑफ द अदर
कंट्री और उनको उनको एक्सपेल कर देना वहाँ से. कॉलोनाइजेशन इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू dehumanization. It is basically a psychological impact or psychological war that you actually impose on a person or on a state. और उस वहाँ के लोगों को आप जो है वो टारगेट करते हैं, ना सिर्फ फिज़िकली आप कर रहे होते हैं बल्कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा डालता है. तो अभी इसके अलावा ये जो इज़राइल की तरफ से बताया गया है वो ये है कि ये हमास के लोग हैं जिनको हम लोगों ने हॉस्टिलिटी और ये सारा हॉस्टेज में रखा हुआ है. और जबकि इस तरह की कोई रियलिटी, इस तरह की कोई भी प्रूफ्स, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है. तो ये जो ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है इसको राइटर ने हाईलाइट करने की कोशिश की है इसमें कि कॉलोनियलिज्म जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेरिटरी तक कन्फाइंड नहीं होता, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ भी जो है वो प्ले कर रहा होता है. और एडवर्ड सेड जो हैं, ही इज़ अ क्रिटिक. लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के लोग और फ़िलासफ़ी के, उनको इनका काफ़ी आइडिया होगा. तो एडवर्ड सेड जो हैं इन्होंने ओरिएंटलिज़म का कॉन्सेप्ट दिया है और ओरिएंटलिज़म के अंदर बेसिकली यही बताया जाता है कि जो सुप्रीमेसी है, वाइट सुप्रीमेसी है, दैट इज़ स्टिल देयर. और ब्राउन मैन और ब्लैक मैन जो हैं उनको काफ़ी इंसल्ट और जो है डीह्यूमनाइजेशन का सामना है. जिस तरीके से लॉरा बुश जो हैं, हु वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ द US, she claimed when she said that America's war against Afghanistan made Afghan women safer. Basically उनका क्या कॉन्सेप्ट था, उनका क्या माइंडसेट था इसके पीछे. She was just degrading brown men and black men, that they are not safe and they are actually dangerous. So basically इस आर्टिकल के अंदर यही डिस्कशन जो है राइटर की तरफ से की गई है. और आप जब गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट और पैलेस्टीनियन ये जब सारी डिस्कशन करेंगे तो आप इसके अंदर एक कॉलोनियलिज्म का एलिमेंट अगर ऐड करते हैं तो यू कैन जस्ट ऐड ओरिएंटलिज्म. और आप ये बता सकते हैं कि ये जो जंग अभी चल रही है, दिस इज़ नॉट, जो कि गाज़ा और इज़राइल के बीच में चल रही है, दिस इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू टेरिटरी. ये एक आइडियोलॉजी की जंग है, ये एक जो है डिग्निटी की जंग है जो कि इज़राइल हर तौर जो है जीतने की कोशिश में है. एंड वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर पैलेस्टीनियन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ आर्टिकल. आई विल सी यू टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़.